नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। पूरे देश में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को यहां पर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और केंद्र सरकार के मुताबिक 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए यानी कि वैक्सीन लगवा सकते हैं। और बता दें कि कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 28 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद से ही 18 से ज़्यादा उम्र वाले इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए तेजी से यहां पर अप्लाई कर रहे हैं लोग। और आपको बताते चले कि सिर्फ 2 दिन में यहां पर 2 करोड़ 45 लाख लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर कई राज्यों ने तीसरे चरण के टीकाकरण को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। बता दें कि राज्यों ने कहा है कि उनके पास 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगाया जा सकेगा क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि स्थिति में कल से तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान का शुरुआत होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि कई जो राज्य हैं उनके पास पूरी तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान ने इसकी तारीख आगे बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ 15 मई से वैक्सीनेशन होगा। पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कड्यान, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद सर, लगातार यहां पर वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है कल से यानी कि 1 मई से, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो राज्य हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, जैसे कि राजस्थान। उन्होंने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर अभी भी राजनीति हो रही है? देखिए, जहां तक राजनीति की बात है, बिल्कुल निश्चित तौर पे हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी हो रही है, राज्य सरकारों की तरफ से भी हो रही है। राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी पिछले 1 साल के समय को इन्होंने गवा दिया। हाँ। बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के। तो आज चाहे वो दिल्ली का मामला हो, राजस्थान का मामला या दूसरे राज्यों का मामला हो, केंद्र राज्यों पे और राज्य केंद्र के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी निश्चित तौर पे सही है कि कुछ स्टेट के पास जो है कोविड जो वैक्सीन है वो नहीं है। जितनी जनसंख्या है वहां पर उस हिसाब से उनके पास अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी, ऐसा होगा कि 2 दिन लगाने के बाद तीसरे दिन अगर वैक्सीन नहीं होगी तो जो असंतोष है जनता के बीच ज्यादा बढ़ेगा। तो सर, लगातार तो यहाँ पर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी किल्लत है, कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है। और सरकारें जो हैं वो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र पर आरोप लगा रही हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, हाहाकार मचा है चारों तरफ। सरकारों को समझना चाहिए। हमारे देश के नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर आज आपको या आपके परिवार में से सत्या जी अगर कोरोना हो जाता है जी, आपको और मुझे भी अपनी औकात का पता लग जाएगा कि एक वेंटिलेटर युक्त जो आपको बेड अगर मिल जाए तो मेरे को कह देना आप। ऐसी स्थिति है। आज मैं पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन से वापस जब आ रहा था, रानी झांसी रोड पे जो है शमशान घाट है, हाँ। मैंने वहां पर पर्सनली देखा 200 गाड़ियां खड़ी थी। मैं देख के हैरान परेशान। मैंने देखा कि कोई फंक्शन होगा, लेकिन वहां पर जब उस शमशान घाट के अंदर जाके देखा तो जैसे कूड़ा पड़ा होता है, गठरियों में बंधा हुआ, ऐसे लाशें पड़ी हुई थी वहां पर। बिल्कुल। आप वैक्सीनेशन की बात करते हो,
आप उनकी बात क्यों नहीं करते? जो आदमी आज हॉस्पिटल में जिनको बेड नहीं मिल रहे, उनको बेड के लिए क्या कर रहे हो? लेकिन आप एक बार अभी काला बाजारी, आज मैंने सुबह फोन करके पता करने की कोशिश की, एक सिलेंडर लेकिन प्रदीप जी, ठीक है, आपकी बात सही है प्रदीप जी, लेकिन सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार, अगर योगी सरकार की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में ना ही बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है। अगर कमी नहीं है तो लोग परेशान क्यों हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने कल बीबीसी पे इंटरव्यू देखा था जी, बीबीसी की रिपोर्ट है भाई, अगर आपके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आपके पास बेड की कमी नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल की कमी नहीं है, आपके पास दवाई की कमी नहीं है, तो आदमियों की जो डेथ है वो हो क्यों रही है? उसके ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा। आप उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, एक बेड आप हमारे को दिलवा के देख लीजिए, वैक्सीन वाला और जो है आपका ऑक्सीजन वाला, आपको स्थिति का अंदाजा लग जाएगा। एक नंबर का झूठा है हमारा मुख्यमंत्री। तो सर क्या लगता है किस तरीके से हम इस स्थिति से निपटेंगे? कैसे आगे सरकार को क्या करना चाहिए इस दौरान? देखिए, सरकार की प्लानिंग बिल्कुल फेल हो चुकी है यहाँ पर, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकारों की हो। यहाँ पर नीयत का अभाव है। मैंने आज भी अखबारों में पढ़ा, जब 40 देश भारत की मदद करने के लिए आगे आए हैं, ऑक्सीजन भी आ रही है, दवाई भी आ रही है, अदर इक्विपमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति पे जो है काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? लगातार काफी देश मदद कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस वैसे ही बनी हुई है। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी राजनीति हो रही है? क्योंकि वैक्सीनेशन के नाम पर पहले भी राजनीति होती आई है। जब स्टार्टिंग में वैक्सीन बनी थी तब भी राजनीति हुई, कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा, और क्या अभी भी आपको लगता है कि अभी भी राजनीति हो रही है वैसी ही? बिल्कुल हो रही है। राज्य सरकारें जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ब्लेम गेम खेला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शर्म नहीं आती। बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ, असम के अंदर इलेक्शन हुआ, तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन हुआ, दूसरे राज्यों के अंदर इलेक्शन हुआ, उनको सत्ता की पड़ी है, आम आदमी के स्वास्थ्य की नहीं पड़ी हुई। क्या उनको आज उनको याद आ रहा है कि 73 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है? मान लीजिए अगर चीन का और भारत के साथ युद्ध होता जी, और उसमें परमाणु हथियार का उपयोग हो जाता, तो क्या हम उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार थे? नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री जी से कोई पूछे, फ्रांस से 10 रफाल विमान लाके क्या उन्होंने भारत को मजबूत बना दिया? हम एक कोरोना से तो लड़ नहीं पा रहे। कौन कौन से देश है? देखिए, सिंगापुर छोटा सा देश है, हाँ। सऊदी अरेबिया छोटा सा देश है, भूटान छोटा सा देश है, नेपाल छोटा सा देश है। जो कहीं भारत के सामने टिकते नहीं है वो हमारी मदद कर रहे हैं, और हम विश्व गरीब बनने की तरफ जा रहे हैं, या हम जो है ना सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि वैक्सीन का उत्पादन अधिक मात्रा में होना चाहिए देश में? इस समय सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए, युद्ध स्तर पे होना चाहिए, और बिना जो है भेदभाव के इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो राज्यों की जनसंख्या के आधार पे। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि वहां पर उसकी सरकार है उस पार्टी की या नहीं। उसके लिए पूरा देश समान है, सारे मुख्यमंत्री उसके भाई हैं, वो नेतृत्व करें, आगे आए, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन अगर उनकी नीयत साफ होगी तो, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। प्रदीप जी, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 3 लाख 3.5 लाख से पार आंकड़ा जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और लोग हाहाकार मचा है सभी अस्पतालों में। कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं वेंटिलेटर्स की कमी है, तो कहीं दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो कहीं कालाबाजारी हो रही है। क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है, होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं संपूर्ण लॉकडाउन के फेवर में नहीं हूं। उसका एक कारण है, आप पहले भी देख चुके हो और अब भी देख चुके हो। क्या लॉकडाउन लगाने से इस स्थिति पे कंट्रोल पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। कंट्रोल कब पाया जाएगा? मान लीजिए कि आज मेरा आरटीपीएस टेस्ट होता है, हाँ। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आए, लेकिन अभी 1 हफ्ते तक भी रिपोर्ट नहीं आ रही। 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का टाइम लग रहा है। मैंने कोर्टों के अंदर जाके देखा जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, आज अगर सैंपल लिया जा रहा है तो 3 दिन बाद तक भी रिपोर्ट नहीं आ रही। तो उस 3 दिन के दौरान
जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है वो कितने आदमियों से मिलते हैं और वो कितने आदमियों को अफेक्टेड कर सकता है, इसके ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक सारी की सारी प्लानिंग फेल है। लेकिन सरकार सर बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम इस कोरोना को मात देंगे और हमारे पास ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन सर जुमला है ना, माननीय गृह मंत्री जी कहते थे 15 लाख रुपए को भी जुमला है। तो सरकार ये कहे कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, तो आप समझिए ऐसी स्थिति में क्या होगा। अगर सर ये कुंभ की बात की जाए, जो कुंभ कराया गया, कुंभ आयोजन किया गया, इस दौरान आपको बता दें कि विदिशा, जो यहां से श्रद्धालु गए थे, 83 श्रद्धालु यहां से गए थे विदिशा मध्य प्रदेश के, और जिनमें से 61 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 60 लोग पॉजिटिव निकले हैं। एक तरीके से वहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। तो सरकार को इस पर पहले से ही निर्णय लेना चाहिए था कि कुंभ ना हो। देखिए, मैं सिर्फ कुंभ और हमारे संस्कृति के ऊपर ज्यादा ब्लेम नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूं आपको कि बंगाल के अंदर, असम के अंदर और 5 राज्यों के अंदर, जिसमें यूपी भी पंचायत इलेक्शन हुए हैं, जहां पर उसको भी मैं शामिल कर लूं, अभी रिपोर्ट आई है वहां पर 958 जो टीचर थे जिनकी ड्यूटी लगी थी वो मर गए हैं। उस कहीं ज्यादा खतरनाक था ये इलेक्शन। मद्रास हाई कोर्ट को सो मोटो लेके कहना पड़ा कि कानून का पालन होगा, दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। आज याद आ रहा है, इलेक्शन कमीशन सो रहा था। हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, असम की, तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की, जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष और ना जाने कितने ही हजारों नेता, इनकी आत्मा मर गई है क्या? आदमी लाइन लगी पड़ी है डेड बॉडीज की, इनको सत्ता की पड़ी है क्या? ये गिद्धों से भी ज्यादा खराब हो गए हैं क्या? हमारे देश के नागरिकों को नोच नोच के खाएंगे ये? जब हमारे देश के नागरिक ही नहीं बचेंगे, ये सत्ता किसके ऊपर करेंगे? बिल्कुल लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी इस दौरान चुनाव हुए और रैलियां भी की गई जमकर। तो क्या लगता सर, इस दौरान भी कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है संक्रमण का। अभी आप देख लीजिए, अगर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनती, वहां पर देख लेना कितने आंकड़े सामने आ जाएंगे आपके। वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बातें तक होंगी। वहां पर फिर ब्लेम गेम खेला जाएगा कि ममता ने कानून तोड़ा, वो कहेंगे कि बीजेपी ने कानून तोड़ा, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमारी कोई गलती नहीं थी। ये सब चीजें चलती हैं भाई। भारत के अंदर हमारे राजनेताओं का जो ईमान है, जो सोच है, वो इतनी गिर चुकी है कि हमें शर्म आती है। पार्टी कोई भी हो, आज अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में वो फेल हो गई है। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है और यूपी में औसतन 2 से 3 लाख तक के लोगों का टीकाकरण किया जाता है। तो जिसमें से आपको बता दें कि यहाँ पर 6 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या लगता है सर, ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? आप मुझे बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? कम से कम 20 करोड़ है। अगर 20 करोड़ आदमियों को इसी एवरेज से अगर वैक्सीनेशन की जरूरत हो तो कितने महीने लगेंगे? तो स्थिति बहुत खराब है। केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रशासन के अंदर बैठे हुए और डीएम को, सीएम को, जो भी आप कहना चाहो, उनको सोचना चाहिए, युद्ध स्तर पे प्रयास करके इस महामारी से लड़ना चाहिए। सर, सीरम इंस्टीट्यूट को राज्यों से 34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर मिल चुका है और वहीं निजी अस्पतालों से 2 करोड़ डोज का ऑर्डर मिल चुका है। तो यहाँ पर पूरा हो पाएगा ये समय सीमा? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि उनके पास साधन कहाँ हैं इतने? क्या भारत सरकार की नींद जब खुलेगी जब आदमी मर जाएंगे भारत के? सीरम इंस्टीट्यूट को भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री अपने अंडर लेके प्रोडक्शन को क्यों नहीं बढ़ा रही? एक कंपनी ज्यादा बड़ी होती है, कंट्री की गवर्नमेंट ज्यादा बड़ी होती है। उसको टेक ओवर करके, उस फॉर्मूले को टेक ओवर करके आप युद्ध स्तर पे बनाइए ना। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन नियत नहीं है। एक वैक्सीन जो 600 रुपए की थी, अब वो 400 रुपए की करनी पड़ी उनको प्रधानमंत्री जी की अपील पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
सेंटर को दे रहे हैं 150 रुपए की, स्टेट को दे रहे थे 600 रुपए की, क्यों? मतलब आप ऐसी स्थिति में भी मुनाफा कमाने की सोचोगे क्या? क्या उनकी आत्मा मर गई है? सर, देश का एक तबका जो कि संक्रमण का शिकार हो गया है, पर अभी भी वैक्सीन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए आखिर? जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, उसको अपने अंडर टेक ओवर करके युद्ध स्तर पे प्रोडक्शन करना चाहिए। ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लग सकते क्या? आर्मी किस लिए है हमारी? हमारा इतना बड़ा जनमानस है, इतने सारे टेक्नीशियन हैं, क्या आप एक तरफ तो दावा करते हो कि एक दिन में ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हो? कितने प्लांट लगाने की जरूरत है? 130 करोड़ की जनसंख्या हमारी, इतने सारे वैज्ञानिक हमारे पास, इतने सारे डॉक्टर हमारे पास, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा, क्या हम एक बीमारी से नहीं लड़ सकते? नियत नहीं है सरकार की। सर, सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाए जिससे कि कालाबाजारी जो हो रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की और नकली दवाइयां यहां पर बेची जा रही हैं, इस दौरान ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? सत्या जी, मैंने आपको पहले कहा, जिम्मेवारी के साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री सरकार और राज्य सरकार और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और पुलिस है, अगर वो ईमानदारी से काम करे, प्लानिंग बना के काम करे, तो कालाबाजारी से रोका जा सकता है। लेकिन वो नहीं कर रहे ऐसा। लेकिन सर, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हमारे पास किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, अस्पतालों में वैक्सीन और अस्पतालों में जैसे दवाइयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन ये जो हाहाकार मचा हुआ है, साफ तरीके से आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीनों पर भी दिख रहा है, कई चैनल्स दिखा रहे हैं, और खासतौर लोग भी मिल जाते हैं हमें रास्तों पर ही, साफ तौर पर देख सकते हैं शमशान घाट में जगह नहीं बची है। सर, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेवार है, माननीय प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, गृह मंत्री जी जिम्मेवार है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो सारे के सारे जिम्मेवार हैं। किस किस का मैं नाम लूं? सारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है, जो भी सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो विपक्ष में है या पक्ष में है, सारे के सारे जिम्मेवार हैं। और सर, ये जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। क्या पंचायत चुनाव इस दौरान होना जरूरी था? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। महीनों से कहता आया हूं, सिर्फ पंचायती राज चुनाव के लिए नहीं, किसी भी चुनाव के लिए क्या ये 6 महीने आगे नहीं जा सकते थे? आप बताइए कौन सी आफत आ जाती है अगर ये 6 महीने बाद हो जाता तो? लेकिन नहीं जी, नियत नहीं है। सत्ता के लालची है नेता, किसी भी पार्टी के हो, वो नहीं करेंगे ऐसा, उनको अपनी जेबें भरनी है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्या न्यूज।